ये करेक्ट। सेकंड सेकंड पॉइंट कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड द वाइस वर्सा। क्या मतलब है? जैसा ऊपर वाले की बात हुई कि अगर बाय द वे ये दोनों कॉर्ड्स अगर बराबर लेंथ की हैं तो जितनी दूरी पे ये वाली कॉर्ड होगी उतनी ही दूरी पे ये वाली कॉर्ड होगी। हालांकि पैरेलल भी कॉर्ड्स अगर बाय द वे इक्वल लेंथ की हैं तो मैं जानता हूं कि डिस्टेंस भी है उतनी डिस्टेंस भी है, दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर है। याद है ना? ये सब आपकी 10th की बातें, थोड़ी बहुत बातें नहीं हो सकती हैं, ज्यादा नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से वापस याद दिलाता चलूं। तो अगला पॉइंट है, आगे अगला पॉइंट बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या मतलब है? मतलब ये कि ये सर्कल है ना? ये आर्क से जितना एंगल बना रहा है, आर्क कहाँ है? ये रहा आर्क, ये आर्क है। और ये जो बाकी बचा हुआ है ना, जिसे अपन ब्लू से तो है ही, ठीक है, जिसे अपन व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, कच्चा पक्का सा कुछ, ये जितना ये रिमेनिंग पार्ट है जो मैंने व्हाइट से दिखा दिया, इस रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी खड़े हो जाइए साहब, ये आर्क से जब जब भी आप इसके एंड पॉइंट से, आर्क के एंड पॉइंट से जब जब भी इस पे एंगल मारेंगे ना, कहने का मतलब यू भी एंगल मारेंगे अगर, तो जो एंगल बनेगा पहली बात तो वो बराबर भी होगा और वो हमेशा सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, सेंटर पे डबल होगा। हाँ, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा, सेंटर पे डबल बनता है, यहाँ है ना? हाँ, अच्छा, यही बात इन्होंने भी आगे भी बोली होगी शायद, मेरे ध्यान अगले पॉइंट नंबर 4 में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे सर्कल है ना? अब इस कॉर्ड ने इसके 2 सेगमेंट कर दिए, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, राइट है? अब आप सेम सेगमेंट में खड़े हो जाओ, कहने का मतलब या तो आप माइनर में खड़े हो जाओ, मेजर में खड़े हो जाओ, तो मेजर ज्यादा साफ दिख रहा है तो मेजर में खड़ा हो जाता हूँ। मेजर में इस आर्क के एंड पॉइंट से कभी भी एंगल बनाइए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है थीटा ही होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल है, तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना? इवन ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, सब थीटा ही थीटा होंगे, याद है ना? और सेंटर पे बनने वाला एंगल उसका क्या 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 डबल होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है या वाइस वर्सा, आसान बात है ना? ओके, पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट भी बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, कहता है इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, द एंगल व्हिच दिस कॉर्ड मेक्स with a given line are equal respectively the angle formed in the corresponding alternate segment। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? जैसे एक लाइन है, वो टच कर रही है सर्कल को, देख रही है ना? और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कहीं पे भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, चलो ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दी लेट्स से, ठीक है ना? द एंगल, अब जैसे यहां पर अगर थीटा एंगल बन गया तो जो अल्टरनेट सेगमेंट है वो ये होगा, भाई ये तो उसका सेम सेगमेंट हो गया ना, एंगल की तरफ का ही सेगमेंट होगा ना, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हमेशा थीटा होगा। नहीं समझ में आया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आया, देखो ये कॉर्ड है ना, ये अगर अल्फा एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी अल्फा एंगल बनेगा, क्योंकि वो अल्टरनेट सेगमेंट है, ये इसका सेम सेगमेंट है, ये सेम सेगमेंट है। इवन मेरे को तो जहां तक लगता है कि इधर वाला जो होगा ना, वो अगर बीटा है तो इधर वाला बीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? या यूं समझ सकते हैं कि पाई माइनस अल्फा होगा, बहुत सिंपल है, इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते थे आई थिंक, है ना? हाँ, इसको लिखने में आपको समय लग सकता है तो लिख लो, अगर नहीं लिखते तो ट्यूटर भैया को बोल दो, है ना? वो कर देंगे, आपको लिख के दे देंगे, लेकिन जितना खुद से करोगे ना उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि क्या है ना, वो तो कब देंगे, कब आप लिखोगे और कब आपके आपके लिखने तक मैं आगे कहीं चला जाऊंगा, फिर वो पीछे जाएंगे, नहीं तो वो एक रुकावट सी रहती है, इसलिए रनिंग रोड्स, गंदी रेटिंग ही सही, चलते रहना चाहिए, क्या है ना, उसके बाद में एक सेटिस्फेक्शन और मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन बड़ा जबरदस्त मिलता है यार, आज मैंने पढ़ाई करी, ठीक है? पॉइंट नंबर 7, if two chords of a circle intersect either inside or outside of the circle, the rectangle contained by the parts one chord is equal in the area of the rectangle contained by the parts of the another। अगर दो कॉर्ड हैं सर्कल की, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये अपने आपको मतलब ये दोनों एक दूसरे को चाहे इनसाइड सर्कल काटे चाहे आउटसाइड सर्कल काटे, ठीक है ना, हमेशा इसका मल्टीप्लीकेशन पी और पीबी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो पीसी और पीडी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये कहना चाहता है ना?
अब ये तो क्या है इसमें, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इनसाइड सर्कल, क्योंकि पी पॉइंट जो है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल के अंदर है। कल को ऐसा भी होता था कि दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को बाहर काट लेती है कि नहीं, तब भी हम यही कहते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज गुड में पीसी इंटू पी डी। सेम बात कहता मैं, अभी भी वही कह रहा हूँ कि पी ए इंटू पी बी इज गुड पी सी इंटू पी डी। राइट है, इस केस में भी यही बोलूंगा, पी ए इंटू पी बी इज गुड पी सी इंटू पी डी। ठीक है ना? लोग लिखा हुआ ही है। ठीक है, इवन इसमें ये भी और एक कहानी भी है कि अगर आपको पता हो, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। कल को अगर ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता कि ये इसको टच करके चली जाती है ना लाइन, तो जिस पॉइंट पे टच करती है लेट्स कॉल इट टी, तब मैं ये कहता कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी। हाँ, बोले तो पी टी का स्क्वायर, इसीलिए लोग भी बोलते हैं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ये बहुत छोटी छोटी पर काम की चीजें हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे बहुत प्यारे प्यारे, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, द ग्रेटर ऑफ द टू कॉर्ड्स इज नियर, ओहो, जो बड़ी होती है कॉर्ड वो सर्कल के सेंटर के पास ज्यादा होती है। कहने का मतलब जैसे ये दो कॉर्ड्स हैं, इनमें बड़ी कौन सी है, ये वाली, ये सेंटर के ज्यादा पास होगी, और ये दूर होगी, जो छोटी होगी वो दूर होती है, ऑब्वियस सी बात है। सही है, तो मिनिमम कॉर्ड जो होती है ना, मिनिमम कॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट टेंजेंट होती है, ऑलमोस्ट, क्योंकि वो उससे दूर हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड। अच्छा, ये तो अपने को पता ही है। अगला पॉइंट, a chord drawn across the circular region divides it into two parts। एक ये कोई भी कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को दो भागों में बांट देती है, एक को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और एक को मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ध्यान है ना। हाँ, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। क्लियर है? ओके ओके, ये सब तो बहुत आसान आसान सी बातें। पॉइंट नंबर 10, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब है, क्या मतलब है? द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बाहर से अगर कभी भी किसी सर्कल पर आपने कोई टेंजेंट मार दिया, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने इस पे, इस पॉइंट से दो टेंजेंट लगाए, तो ये अगर पी ए है ना और ये अगर पी बी है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों बराबर होंगे, बोले तो पी ए बराबर पी बी होगा, क्योंकि आउटर पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट लगाओगे ना तो वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे ये कॉर्ड है ना, इसमें पी ए और पी बी बराबर होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे। बहुत बहुत काम की चीज। ठीक है, ओ पिछला वाला क्या था फिर? द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। हाँ, ठीक है। हम्म, अब इसी के अंदर आगे की बात होगी डेफिनेटली, वही तो है, सेम टू सेम। मैंने कहा अरे बदल गया, कैसे हो सकता सोचता है, नहीं बदल सकता ना। तो ये तो बात अपनी तरफ से, तो इसके सिवा और कोई बात हो भी नहीं सकती। हाँ, इससे आगे कोई बात हो सकती है, तो वो क्या? ठीक है, द एंगल ऑफ द टेंजेंट, ये बहुत काम की बात है। ये कह रहा है कि अगर बाई द वे मैं इसके सेंटर को उस आउटर पॉइंट से मिला लूंगा तो जो लाइन है ना वो एंगल बाइसेक्टर बन जाती है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये जो ओपी लाइन है ना, ये जो ओपी लाइन है ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी, माने ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज बाइसेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन व्हिच जॉइंस देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखिए, द स्ट्रेट लाइन आल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, ये तो ऑब्वियस बात है, सेंटर से जाने वाली वही लाइन जो है, जो इसको मिला रहे हैं ना, वो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को। ठीक है, और इस पे 90 डिग्री भी क्रिएट करती है, बट ऑब्वियस है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी भी कॉर्ड के से अगर बाय द वे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सेंटर से जाएगा। उल्टा भी सही है, सेंटर से जब जब भी आप उस पर परपेंडिकुलर डालोगे वो उसे बाइसेक्ट करेगा, है ना, बाइसेक्ट करेगा। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपना सर्कल है, इस सर्कल पे कभी भी कहीं कोई कॉर्ड ले लो, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। ठीक है, ये सारी हम कहते हैं ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, लेकिन जिसकी जैसे हल्की सी भी टेंथ कमजोर होती है ना, वो थोड़ा परेशान होता है कि सर ये सुना है याद नहीं है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारी चीजें अपने आगे के क्वेश्चंस को करने में काम आएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये शायद टेंथ से भी पहले की चीज होगी, लेकिन काम किया है ना। हाँ भाई, ज्योमेट्री में अगला पॉइंट, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखें, अब आपकी बारी है। ठीक है, कहने का मतलब ये अपना माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये अपना माइनर सेक्टर है, जिसमें अपन यूं मान लेते हैं कि ये रेडियस आर है और ये थीटा है। जल्दी से बताओ कि एरिया कितना होगा। हाँ, आपको बताना है। हाँ हाँ, आप ही को बताना है, बहुत देर हो गई भाई गप्पे वप्पे मारते हुए। आप बताओ आंसर।
ये जो ब्लू रीजन है इसका एरिया कितना होगा? ये जो ब्लू रीजन है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ मेरे को वेरी गुड कहने की इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद आप में से किसी ने जवाब दे दिया। कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा। बहुत 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 बधाई की बात अगर किसी ने लिख लिया तो। जैसे मैं कहता हूँ, आज मैं कर ही देता हूँ, उसके नाम की टॉफी खा लेते हैं। दिल जलता है तो जलने दे। ठीक है, चलिए। ओके, स्वच्छ भारत अभियान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना? ये क्या चीज है माइनर सेगमेंट? देखो यही अगर बाय द वे सेक्टर है, ये लाइन ने एक सेगमेंट बना डाला, माने इस कॉर्ड एबी ने दो सेगमेंट कर दिए, है ना? ब्लू वाला जो है वो माइनर सेगमेंट है। अच्छा, आप छोड़ो वो सारी बातें, आप तो ये बताओ ये ट्रायंगल का एरिया कितना है? अच्छा, ट्रायंगल ओएबी का एरिया पता है आपको किसी को? है ना? नहीं पता? चलो बताता हूँ। देखो, ये लेंथ भी आर होगी, रेडियस तो सेम होगी ना। तो ये ट्रायंगल ही तो है, मैंने बताया था ना कि अगर कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स पता हो, ये लेंथ अगर ए है, ये बी और इसके बीच का एंगल पता हो, तो हम कहते हैं हाफ ए बी साइन थीटा। सिखाया था ना? तो अगर भाई तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हाफ ए माने ये लेंथ, ओ बी लेंथ कितनी है? आर। ओ ए लेंथ कितनी है? आर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इंटू साइन थीटा। बोले तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सही है? साइन थीटा क्लियर है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। ठीक है, अच्छा बात चल रही है ब्लू वाले सेगमेंट की। ब्लू वाला सेगमेंट अगर मुझे निकालना हो तो आप बोलो तो एक काम करें क्या? जैसे ये ध्यान से देखो, है ना? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिखेगा, देखो ये अपना ट्रायंगल है जिसका एरिया ये रहा। अब अगर मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है मान लो, तो ये शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन है ना। ये निकालने के लिए मैं टोटल रीजन में से, माने ये जो टोटल रीजन है ना ब्लू वाला, इसमें से ट्रायंगल का एरिया हटा देता हूँ तो शेडेड रीजन रह जाएगा। राइट है? तो मैं क्या किया, यही काम मैंने किया। शेडेड पार्ट को निकालने के लिए ये टोटल जो थी ना अपनी ये सॉफ्टी, है ना, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा थी, उसमें से ट्रायंगल वाला हिस्सा स्नैच आउट कर लिया। राइट है? तो हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? हम्म, चलें अगले में। अगला, लेंथ ऑफ कॉर्ड। टाइटल डाल लो। हाँ भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो ये अपनी कॉर्ड है। ठीक है, अपन एक रेडियस डाल देते हैं और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड है उसे पी बोल देते हैं। बोल दें? तो आप में से कोई भी जान सकता है पाइथागोरस का प्रयोग माने उपयोग माने यूज माने इस्तेमाल करते हुए हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू रूट ओवर कितनी होगी? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अभी अभी हमने सुना था कि कॉर्ड पे डालने वाला परपेंडिकुलर उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो रिमेनिंग पार्ट भी रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी होगी? दोनों को जोड़ दो। सही है? लिख लो, काम की चीज है। पी क्या चीज है? अरे परपेंडिकुलर की लेंथ। कहां से? सेंटर से। कैसे निकालेंगे? फार्मूले से। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। और क्या? भूल गए? भूल गए? चलो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। लेट्स कॉल इट दिस पॉइंट एज x1 y1। ये कॉर्ड ए बी जो है इसकी इक्वेशन ले लेते हैं, कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडुलस में ax1 by1 प्लस सी का मॉडुलस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया? ऐसे निकाल लेंगे लेंथ। ओके, अगला पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करें आगे? इसके आगे बात करें, व्हाट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर? सही है भाई। अब देखो साहब, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है ना। इससे अगर भाई देखो हम लोग यहाँ डालेंगे ना, तो ये जो पॉइंट ए है ना, ये एक्चुअल में दो तीन काम कर देगा अपने लिए। क्या दो तीन काम कर देगा? वही वही। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहलाता है। हाँ, ये नामों से याद करो आप। ठीक है ना? ये क्या चीज है? ये टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर भी कह सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से तो डला है टेंजेंट पे, है कि नहीं भाई? अच्छा, कंडीशन सुनिएगा, है ना। इसके होने पर ये जो लेंथ है ना, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी। इसलिए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को P इक्वल टू आर होना कहते हैं।
तो याद रखना फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोई पूछे तो P इक्वल टू R होगी। ये तीनों तो बराबर होती ही हैं, तीनों एक ही चीज का नाम है भाई। हाँ, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए सारी अपने को, ऐसा नहीं होना चाहिए हम वहां जाके फटफड़ा जाए। राइट है, अगले पॉइंट पे चलें। बहुत सारी बातें बता दी अभी तो मैंने थियोरेटिकली, ठीक है। अब सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं जिससे लोग अक्सर शुरुआत करते हैं, अपन भी वहां पहुंच गए। देखिए साहब, सर्कल की इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल, चलो उस पर भी आ जाए। राइट है, ये तो सभी को पता होगा जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखी है कि सर्कल इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ पॉइंट P which moves in a plane, बोले तो XY plane, in such a way that its distance from a fixed point always remains constant। कहने का मतलब ये XY plane आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ओ मैं कुछ ज्यादा फास्ट निकल गया। ये XY प्लेन है, इस XY प्लेन पे कोई पॉइंट है A, B, और ये जो P पॉइंट है देख रहे हैं आप, दोबारा देखिए, ये हमेशा बराबर दूरी पे बना रहता है पॉइंट O बोले तो A, B से। तो इसने जो हमारे को डॉट 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 दिया, डॉटेड पार्ट इज लोकस, हमेशा दिमाग में भर लो आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि आप कहीं भी खड़े होकर के इससे डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, तो ये पॉइंट P ही है, बस इसकी H और K की वैल्यू बदलती जा रही है, क्योंकि H और K वेरिएबल है इसलिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों दूरियां हमेशा बराबर रही, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इसलिए दुनिया ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस h माइनस ए का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, यही होगा। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करते क्या होगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर, k माइनस h का, k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फिर लोकस में क्या करते थे, h की जगह पे x माइनस ए का होल स्क्वायर, k बोले तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। इसे सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसमें ए और बी क्या है, सेंटर है। ए और बी क्या है, सेंटर है, ध्यान रखना है ना। और आर की चीज है रेडियस। क्लियर, लिख लेते हैं, ठीक है। यही चीज मैंने यहां भी लिखी है, ये हमारी सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल है, ठीक है, जहां पर फिक्स पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है, और जो वो डिस्टेंस है जो हमेशा कांस्टेंट बनी रही वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? इट इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, ये भी लिख लीजिएगा, ये सेंट्रल फॉर्म कहलाती है। हमारे को इसमें ना, इस चैप्टर में कुछ बातों का याद, एक्चुअली पूरी कोऑर्डिनेट में बहुत सारी बातों का याद रखना पड़ता है। और बात याद रखने से भी ज्यादा क्या होती है ना, जैसे चीजें इकट्ठी होने लग जाए ना जरूरत से ज्यादा, हमेशा उसका एक कार्ड बना लीजिए और अपने सामने चिपका लीजिए, मतलब उसे अपने कमरे में जगह दीजिए। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे है ना, तो आप अदाओं से भी काम चला लेंगे। मतलब आपको ये सारी चीजें जो है, ये अपने स्टूडेंट लाइफ की अदाएं हैं, ये सब अगर आप बनाते जाएं, जैसे फार्मूला आता गया, कुछ काम की चीज है, सर ने ये बोला, ये काम का था, अच्छे से जमा करके लिखना, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है ना। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में, तो आपको ये सब नाज नखरे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, तो आपको हमेशा इन सब चीजों से अपने आप को धीरे धीरे वार्म अप करते हैं। भाई हमको देख के लगता है यार मैं पढ़ता हूँ। हाँ चलेंगे नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो अभी बोली वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है बेसिकली, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका एक्चुअली में क्या है, लेकिन इसमें भी क्या, सेंटर अगर 0 0 हो जाए है ना, और रेडियस r हो जाए, तो बट ऑब्वियस है ये अपना पॉइंट होगा x, y, ये घूम करके अपना सर्कल देगा। तो इस बार अगर देखा जाए तो ये रेडियस r है, ठीक है। अब की बार मैं कह सकता हूँ रूट ओवर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r, बोले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओपी आर है, मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, है ना। हम तो यहाँ तक देख के समझ जाते हैं कि मान लीजिए किसी ने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इंप्लाइज हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो एक तो 0 0 होगा और रेडियस 4 होगी। ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, चलिए, है ना। सेकंड, अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा, बताओ सेंटर क्या होगा, रेडियस सोचो, आराम सोचो आराम से। सेंटर बोलो, सेंटर, हाँ सही बोल रहे हो, रेडियस साइन थीटा, वेरी गुड। चलो अगले पे, चलो जिन्होंने भी बधाई। अब मैं ऑलरेडी एक टॉपिक आ चुका हूँ, अभी रुक के खाऊंगा, है ना, आगे चलते हैं।
अगर यही कोई कह दे कि नहीं साहब हमारा सेंटर तो h कोमा k है, माने वो 0 0 नहीं है, रेडियस लेकिन r है, तो ऐसा होगा h कोमा k तो ओरिजिन के सिवा कहीं और होगा, और जो पॉइंट बनेगा वो r डिस्टेंस पे कांस्टेंट बना रहेगा, यही तो होगा। फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे, और अब की बार इक्वेशन क्या बनेगी, रूट कितनी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r, स्क्वायरिंग कर देंगे, ये आ जाएगी। सही है, चले आगे, चलो अब क्वेश्चन करो फटाफट से, मैं दूं क्वेश्चन, तैयार है आप लोग? अरे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन फटाफट फटाफट, रेडी? हाँ चलो करके बताओ, 4 क्वेश्चन दिए मैंने। काम करना है पहले दिन से ही, हाँ पहला दिन पहला मौका। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। करा फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने? अगर सेंटर अगर -1, 2 है तो x माइनस -1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, आंसर खत्म। बोले तो ढंग से लिख दूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। किसी का सही है क्या? ओके अब जरा जल्दी से बताइएगा, सेंटर अपने को -5 -6 दिया है। बोलो x माइनस -5 का होल स्क्वायर y माइनस -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बोले तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, बोले तो 100। किसी का सही गया? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला 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 लगाओ। सेंटर अगर a कोमा माइनस बी है तो x माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस बी की वजह से y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस a प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन, सेंटर दे रखा है -a कोमा माइनस बी, तो सर्कल हो जाएगा x माइनस माइनस a का स्क्वायर y माइनस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सफाई से लिख दें तो ये सही है। चलो उल्टा क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। सर्कल दे रहा हूं मैं आपको, x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39। बताओ, एक तो मेरे को सेंटर बताओ और एक मेरे को रेडियस बताओ, फटाफट। सेंटर रेडियस बताओ, खटाखट खटाखट बताओ। सेंटर बोलो -5, और क्या बोल रहे हो? -5,2, रेडियस बोलो r, बोलो r। अरे रूट 39 हो ना तो सीधा अंडर रूट मार दिया करो। चलो ये कर देता हूँ आप जल्दी से, ठीक है। अब की बार जो अपना सर्कल है ना, वो लेते हैं x प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सेंटर बोलो, सेंटर। हाँ भाई सेंटर बोलिए और रेडियस बोलिए। सेंटर कितना बता नहीं रहे हो आप? सेंटर सेंटर सेंटर, अगर ये प्लस साइन थीटा तो यहाँ क्या लिखूं? माइनस साइन थीटा। अच्छा, और दूसरा y कोऑर्डिनेट कितना? √2। हाँ, रेडियस कितना? √5। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। कुछ मैं इसमें आपको कहीं, मेरे को पता है आप में से कई लोग खटाखट खटाखट कर रहे हैं, मैंने मुश्किल से 2 या 3 मिनट लिए होंगे, लेकिन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करके जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा है ना, ठीक है, इससे आपको काफी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी आने वाले टाइम में, मेरे को पता है। ठीक है, चलो अगले पे बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज 8। फटाफट अगला क्वेश्चन करो 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 करो। सेंटर दे रहा हूँ, रेडियस दे रहा हूँ। हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर इतना हो और रेडियस इतनी हो। हाँ भाई, सेंटर कितना दे रखा है? तो ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, यहाँ कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इस में कितना 8 का स्क्वायर। सही है, और यही बात यहाँ पे भी लिखी होगी। स्क्वायरिंग कर दो, ज्यादा है तो खोल दो, ये बन गया अपना। भाई हमारा आंसर तो यहाँ तक आ गया था ना, उसके बाद तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहो कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पॉइंट है -3,4, वो अपने आप में एक सर्कल पर लाई करता है जिसका सेंटर ओरिजिन है। डायग्राम बनाओ फटाफट। इस पूरे चैप्टर में आपको दौड़ दौड़ के डायग्राम बनाने हैं मेरे साथ। इस पूरे चैप्टर में आपको दौड़ दौड़ के डायग्राम बनाने, ध्यान रखना है ना। क्या करना है? सेंटर क्या है बेटा?
ओरिजिन, अच्छा इसको चाहो तो सी नाम दे दो। कोई पॉइंट पी दे रखा है -3,4। क्या कहता है कि ये सेंटर है जिसका ओरिजिन और ये इस पे लाई करता है, माने पॉइंट इस पे कहीं लाई करता है, ऐसा कहता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। अच्छा देखो, किसी भी सर्कल के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। तो सेंटर अपने को कितना दे रखा है, 0 0। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना होगा, इसको इससे मिला दो, ये रेडियस हो जाएगी बेटा। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, r इज इक्वल टू में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में ओ -3 माइनस 0, सही है। और दूसरी तरफ से 4 माइनस 0 का स्क्वायर, बोले तो 5, सही है। तो रेडियस 5 आ गई भाई। तो मेरे को यहाँ r का स्क्वायर लिखना, तो 5 का स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना। ये बात इन्होंने लिखी होगी, ठीक है। रेडियस इन्होंने कितनी दे दी भाई, 5। रेडियस 5 है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है अगर ओरिजिन से गुजर जाए तो, ठीक है। तो बस अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। रेडी, चलो अगला। ऐसा दिखेगा, देखो ये सेंटर है, ये पॉइंट है -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये ऐसा दिखेगा सर्कल। तो डायग्राम जरूर बना लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है ना ये बात, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए ये भी हमारा आंसर था और ये भी हमारा आंसर था। ये जो फॉर्म है ना, ये कहलाती है सेंट्रल फॉर्म, और ये वाली कहलाती है सेंट्रल फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, ये कहलाती है जनरल फॉर्म। क्या, जनरल फॉर्म। तो हमको आंसर कैसे देना होता है, जैसी आपकी इच्छा, जैसा क्वेश्चन वाला मांगे, जैसा आपका मन हो वहां छोड़ दो। आप तो बस आंसर जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं भी छोड़ दोगे, हम आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई जिद नहीं है शुरुआत में। लेकिन हम जानबूझ के कहते हैं कि आप कोशिश करते रहो दोनों तरफ जाने की, है ना। जितनी ज्यादा बार आप आओगे जाओगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी, राइट। देखो, जैसे जनरल इक्वेशन, एक्चुअली में क्या था ना, हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। याद है आप में से किसी को, ये क्या थी, ये थी ax स्क्वायर प्लस, एक बार मेरे साथ बोलो, by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। याद आया आपको, हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, सर्कल की इक्वेशन काफी इससे मिल जाती है अगर हम इसकी दो कंडीशन बांध दें तो। माने अगर हम इसमें दो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये सर्कल बन जाएगा। पहली कंडीशन है ए और बी इक्वल कर दो, माने दुनिया कहती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन एक्स वाई का टर्म हटा दो। तो एक्स वाई का टर्म का हटाने का तरीका क्या है, एच इज इक्वल टू 0, माने रिमूविंग टर्म ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सर्कल को पहचानने का तरीका है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और एक्स वाई का टर्म नहीं होगा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म होगा ही नहीं, और दूसरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर मेरे को बोल दिया 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है। मैं सिर्फ दो बातें देखूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा, एक्स वाई का टर्म तो नहीं है पूरी कहानी में, नहीं, एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसने दोनों शर्तें पूरी करी है, मैं बोलूंगा हाँ ये एक सर्कल की इक्वेशन है, हाँ ये सर्कल की इक्वेशन है। तो याद रखना, हम क्या बोलते हैं कि अगर ये अपने में सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसमें पहली शर्त क्या है सर्कल होने की, क्या कि ए और बी बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक बात। दूसरा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, माना एक्स वाई की टर्म होनी ही नहीं चाहिए, एक्स वाई की टर्म नहीं चाहिए। ध्यान रखना, एक्स वाई की टर्म नहीं चाहिए, क्लियर है। और ध्यान रखिएगा, ये पहली चीज है ना। अच्छा, तो ये तो हुआ कि ये मतलब अगर बाय द वे ऐसा है तो हम इसके क्या अंदर क्या करेंगे, ए और बी इक्वल कर दिया। देखो, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो गए, पहली शर्त पूरी हो गई। और दूसरा, पीछे जितने भी तीन जने लिखे हैं उनमें एक्स वाई की टर्म है ही नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई, राइट है। अच्छा, जैसा किसी ने कहा क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जो मैंने लिख के दिया, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, तो जवाब आएगा, सबसे पहले क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, हाँ है। एक्स वाई की टर्म नहीं है, तो हाँ ये एक सर्कल है, यस इट इज अ सर्कल, इज अ सर्कल। तो नोट्स में ये भी डाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, हम नॉर्मली सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज करेंगे ना थ्रू आउट द चैप्टर जिस चीज को सबसे यूज करेंगे उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल
जिसे हम प्यार से ईओसी बोलेंगे, जिसे हम प्यार से क्या बोलेंगे, ईओसी, इक्वेशन ऑफ सर्कल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें हम लोग अक्सर एस वर्ड का यूज करेंगे। सर्कल की इक्वेशन को सी से नहीं दिखाते हुए एस से दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम एस तभी बोल सकते हैं, माने एस तभी बोल पाएंगे जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। क्या हो? 1। हाँ, तो याद रखना, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ए और बी 1 हो, बोले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नोन एज एस। तब हम सर्कल की इक्वेशन को एस के नाम से पुकारते हैं। लिख लो। ठीक है, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूं मैं आपके साथ में। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ छोटी छोटी बातें, कहानियां, किस्से, है ना। चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये है तो किसी ने कहा इसका सेंटर बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पहले तो है या नहीं है कि क्या मैं इसे एस के नाम से पुकार सकता हूँ? पुकार सकता हूँ। कैसे? हमको अगर बाई द वे कभी भी ऐसी इक्वेशन दी जाएगी तो ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स का तो टर्म होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, माने एस के नाम से पुकारी जाएगी। अब रही बात इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, देखिए हम पहली बार और आखिरी बार ये तरीका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस से आया है, तो हमारे को आजादी है इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी। कैसे? कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए ऐसा कर रहा हूं। देखो, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर तो खुला है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0, x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन -3, इसका 0, पास वाले का 0, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इससे x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो जो भी हमारा सेंटर आने वाला है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कीपिंग x कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब की बार कौन कांस्टेंट है? x। कौन कांस्टेंट है? x। x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y तो नहीं है ना कांस्टेंट, क्योंकि x कांस्टेंट है, y तो खुला है, तो y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अच्छा, x कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2y का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि 2y का डिफरेंशिएशन 2 और 4 कांस्टेंट है, इसका 0। फाइनली 2y इज इक्वल टू -2, बोले तो y इज इक्वल टू -1। क्या बोले सर? देखो, 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, इसलिए हमारा जो सेंटर हो गया वो कितना हो गया? 3/2, -1। ये क्या तरीका था? ये ठीक वही तरीका था जो हमने उस समय पर ये बताया था कि अगर हमारे को इक्वेशन ऑफ सर्कल ने सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना हो, क्योंकि याद है ना, ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। कब रिप्रेजेंट करता है? जब इसका डेल्टा 0 हो। सही है, तो यहाँ एक और चीज भी ऐड कर लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन होने के लिए न केवल ए और बी बराबर होने चाहिए, एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बल्कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। सही है ना, तो तीसरी कंडीशन और ऐड कर लो। ठीक है, फिलहाल ये सब मैं हटा लेता हूं। मैंने आपको ये तरीका जो सिखाया ये हम आगे यूज नहीं करने वाले। हाँ, सिर्फ बता रहा था, है ना। ये से पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि हम पार्शियल पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब हम एक पार्ट को कांस्टेंट रख लेते हैं ना, तो हमने आधा तो वैसे ही खेल खत्म कर दिया। फिर इससे x की वैल्यू 3/2 आई, इससे y की वैल्यू -1 आई, सेंटर या पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। हालांकि वी आर नॉट टू मच फॉलोइंग दिस वे टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सेंटर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आगे चलते हैं, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बात करेंगे। जैसे ये हमारा S है, ठीक है। अब अगर भाई मैं इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x, y स्क्वायर का 0, है ना। 2gx में 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2g आ गया। 2fy, 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, y कांस्टेंट, क्योंकि जब हम ds बाई dx करते हैं तो किसको कांस्टेंट रखते हैं? y को कांस्टेंट, तो 2 भी कांस्टेंट हो गया, f भी कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट हो गया, तो c भी कांस्टेंट हो गया। जो जो कांस्टेंट सबका 0 पड़ गया, तो सिर्फ दो पंछी बच गए, एक तो 2x, एक 2g। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -g। इसमें किसको कांस्टेंट माना था? y को। वैसे ही अगर हम लोग ds बाई dy करें, बोले तो x को कांस्टेंट माने, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -f आएगा। तो इस इक्वेशन का, है ना, जो सेंटर आएगा वो -g, -f आएगा।
ठीक है? अच्छा, ये बहुत बहुत काम की चीज आई। क्या क्या चीज आई दोबारा बता देता हूँ, पूरी बात दोबारा सुने। देखिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या थी हमारी नॉन होमोजीनियस, ये थी, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये थी ना बेटा? तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन थी डेल्टा 0 ना हो और ए और बी बराबर हो और एच 0, है ना? ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। तो डेल्टा 0 नहीं है ये मानने के बाद अगर ए और बी बराबर हो गए तो हम इसे बोलते थे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, और एच के 0 होते तो ये पूरा टर्म ही गायब हो गया, यहाँ से रह जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है ना? इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, इसमें भी एक स्पेशल केस है, जब ए ही 1 हो जाए, ए और बी 1 हो जाए, तब उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? एस के नाम से। और यही हमारा पूरे चैप्टर का 90% से ज्यादा बड़ा हिस्सा यही एक्वायर करेगा। ये एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए और बी दोनों 1 हो गए तो बचा हुआ रह गया 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है भाई? ये बहुत बहुत काम की चीज है ना? ये है हमारी मैक्सिमम यूज होने वाली जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? अच्छा, अब इसका सेंटर कैसे निकालते हैं? जिस मेथड से हमने अभी सीखा था, कौन सा मेथड था? हम सबसे पहले इसे y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, दूसरी बार x को कांस्टेंट मानते हुए y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और उससे हमारे पास में x की वैल्यू माइनस जी आ रही है और y की वैल्यू माइनस एफ आ रही है, और ये हमारा सेंटर हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है? प्लस सी, ठीक है? अच्छा, अब जिनको मेरी बात समझ में आ गई उनके लिए मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? इस चीज का मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और साथ में एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं सर्कल पर x1 y1, क्लियर है? अच्छा, ये हमारा डायग्राम है, सेंटर हमारा क्या था? माइनस जी कोमा माइनस एफ, ठीक है? इस पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 y1। क्या एज्यूम करा? x1 y1। कहां पर एज्यूम करा? सर्कल पर। तो आपको पता है इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? रेडियस के बराबर, सही है? रेडियस बोले तो r, कौन सा वाला r? स्मॉल r। स्मॉल r अगर रेडियस होगी तो इन दोनों के बीच का गैप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं? अब मैं क्या करता हूँ, देखो, अगर मैं आपके सामने r पूछूं तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना बेटा? है ना? तो अभी कर पाए, इधर मैं इसको खोलता हूँ तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट ओवर इस गड़ू आर, यही होगा ना? इतनी दूर तक तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक बात नंबर 2, ये पॉइंट जो x1 y1 है, ये पॉइंट जो x1 y1 है वो मैंने कहां अज्यूम करा? सर्कल पर। अगर मैं सर्कल पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करूंगा तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जब भी किसी कर्व पे होता है तो उसे उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं ये जो पॉइंट है इस सर्कल पर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट मैं एक्स और वाई की जगह रख सकता हूँ। तो मैं एक्स की जगह x1 रख दूं, y की जगह y1 रख दूं, x की जगह x1 रख दूं, y की जगह y1 रख दूं, तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो पॉइंट रखने के बाद जो इक्वेशन मिली वो मिली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c मिली। अच्छा, अब बड़े ध्यान से ये पॉइंट को भी सुनना, यहां तक की बातों में मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो इससे मुझे c की वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है ना? मुझे ये भी मिल गया कि मैं x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 इज इक्वल टू माइनस सी बोल दूं, चलेगा? चलेगा ना? अच्छा, मतलब मैं इतने पोर्शन को देखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं आप लोग? माइनस सी। जरा दौड़ के इधर आ जाओ, यही चीज जो आपने मेरे लिए माइनस सी बोली मैं आपको दिखाता हूँ। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, तो मैं इतने पोर्शन की जगह माइनस सी भर सकता हूँ, इतने पोर्शन की जगह मैं माइनस सी भर सकता हूँ ना, तो मैं भर देता हूँ। तो जी स्क्वायर जो आगे था, एफ स्क्वायर जो आप पीछे था, मतलब वो मैंने आगे ले लिया और इसकी जगह मैंने माइनस सी भर दिया, इस पोर्शन की जगह मैंने माइनस सी भर दिया, तो मेरे पास आर का फार्मूला। इससे मेरे को इस इक्वेशन की, इससे मुझे इस एस फार्मूले की न तो मेरे को केवल सेंटर मिल गया बल्कि परमानेंट रेडियस भी जी और एफ के टर्म्स में अरेंज हो गई, ठीक है? और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा, ठीक है? कैसे आया याद नहीं रखूंगा, क्या आया वो याद रखूंगा। क्या? कि मुझे पता चला मेरी आर की वैल्यू ये है इतना, और उसमें से ये पोर्शन जो था, ये पूरा पोर्शन ये हटेगा और इसकी जगह माइनस सी जाएगा। कहां से आया ये माइनस सी? इसने दिया,
इसको जिस दिन मैंने यहीं पकड़े रखा और सी को मैं उस साइड ले गया तो माइनस सी बना और इसकी जगह मैंने माइनस सी पुट कर दिया, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। और अब ये बात अपने को याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है? फाइनल फाइनल फाइनल, ठीक है। फाइनली आपको क्या याद रखना है? एस क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखना एक बात, इसका सेंटर कितना होता है बेटा? इसका सेंटर रट लो, माइनस ई माइनस एफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, जिसे आप माइनस ई बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में जी कौन है? जी कौन है? और जी कौन है? एक्स के कोफिशिएंट का आधा। अरे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? अरे एक्स का कोफिशिएंट बोलो, तो आप बोलोगे कितना? 2g। मुझे कितना चाहिए? जी। तो इसको आधा कर दूं, तो इसको एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते ही तो जी आ गया। तो इसका मतलब सेंटर जिसे आप माइनस जी बोल रहे हैं वो क्या चीज है? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू कॉमा कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू, जिसे आप सेंटर बोलते हैं वो ये। अब दोबारा सुनो, मान लो किसी ने मेरे को इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4y, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। दोबारा, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, किसी ने सेंटर पूछा, एक्स का कोफिशिएंट बोलो, -3, तो मैं आंसर लिखूंगा माइनस ऑफ -3/2। वाई का कोफिशिएंट बोलो 4 प्लस का 4, तो माइनस एक कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 4 डिवाइड बाई 2, तो माय आंसर विल बी 3/2 -2। एक बार और सुनो, है ना, एक बार और सुने, है ना। जरा दोबारा से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0। जल्दी से सेंटर बोलो, सेंटर। माइनस और माइनस पहले से तैयारी है, ठीक है। हाँ भाई, भरने का समय। एक्स का कोफिशिएंट कितना? -8, तो माइनस ऑफ -8/2 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। अब x का y का कोफिशिएंट बोलो 6, तो 6/2, तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा? 4 -3। तो वैसे तो शुरुआत के टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें मैं भी जानता हूँ। जब मैंने अपने टाइम में 11th दी होगी और अब तक मैं जितने बच्चों को 11th करा चुका हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स छोटे क्वेश्चंस में जल्दी ग्रिप नहीं करते, वो सोच रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि आपको हमेशा शुरुआत के 2-3 लेक्चर में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए अगर आप ये नया सीख रहे हैं तो, ठीक है। हालांकि वो स्टूडेंट जिन्हें ये सब आता है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करो, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, खटाखट खटाखट आंसर दे रहे होते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें आंसर देना चाहिए ना, जिन्हें सीखना है, वो इन बातों में ना आ जाए भाई। याद रखना, सेंटर बोले तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से सेंटर बोलो, सेंटर बोलो। एक्स का कोफिशिएंट -1, उसका आगे माइनस लगाओ तो +1/2। वाई का कोफिशिएंट 1, उसके आगे माइनस लगाओ, डिवाइड बाई 2, तो 1/2 कॉमा इतना। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 आगे माइनस, कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2 आगे माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 आगे माइनस, ऐसे धीरे धीरे भरो। अच्छा, अब किसी ने मान लो रेडियस पूछ लिया, तो रेडियस का मतलब होता है ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, इसका स्क्वायर मार दो, क्योंकि जी का स्क्वायर और माइनस जी का स्क्वायर एक ही बात होती है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या लिखा बेटा? तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 1/4, ये 1/4, और इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना है? सी, तो -c। नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सुनो, देखो, है ना, अगर किसी ने इसकी रेडियस पूछ ली, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो, 3/2 का स्क्वायर 9/4, इसका स्क्वायर करो 4, क्योंकि जी का स्क्वायर करो या माइनस जी का स्क्वायर करो एक ही बात है। फिर माइनस कांस्टेंट देखो इसका, इसका कांस्टेंट इज -5, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 माइनस सी, तो माइनस ऑफ -5। अब इससे तो अपन एलसीएम तो ले लेंगे, चलो जल्दी से इस पे आ जाओ। अगर किसी ने इसकी रेडियस पूछी तो रेडियस इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, इन दोनों का स्क्वायर का सम कर लिया, फिर माइनस इसका सी कितना बेटा? -5, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सारी बातों का मेरी आपसे बार बार डिस्कशन करना। एस क्या होता है बार बार सोचो, फटाफट फटाफट, क्योंकि मेरे को जो करना है मेरे को अभी करके निकलना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सेंटर कितना होता है? -e माइनस एफ। सेंटर कितना होता है? -e माइनस एफ। याद रहेगा, सेंटर -e माइनस एफ बोलो, या माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस में कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। चलो रेडियस बोलो, अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसमें आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए साहब, ऐसा है, ये जो आर का फार्मूला था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसके भी आप पे हम लोगों ने 3 बातें सोची। कौन कौन सी 3 बातें सोची? ठीक है ना। एक तो ये जो अंडरूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, अंडरूट में क्या लिखा है ये, है ना,
ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ही जिएगा। क्या? अरे ये नॉन नेगेटिव होगा ना तो ही अनरूट जीने देगा, नहीं तो अनरूट फेल जाएगा। ध्यान है ना? तो हमने क्या किया, इसके भी यहाँ पे 3 बातें सोची। ये जिस दिन नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये जिस दिन नॉन नेगेटिव होगा उस दिन ही रेडियस बनेगी, रेडियस मिलेगी, रेडियस मिलेगी, नहीं तो अनरूट कहाँ, अनरूट फैल जाएगा। तो अगर जिस दिन होगा उस दिन ये रियल सर्कल देगा। अच्छा, जिस दिन इसने जीरो पकड़ लिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जिस दिन जीरो हो गई तो रेडियस ही जीरो हो गई, और रेडियस ही जीरो हो गई तो पॉइंट सर्कल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस जीरो हो गई। और कल को ये नेगेटिव हो गया तो फिर तो मान भूल जाओ, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, चलें आगे फटाफट से। ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। है ना, भूलना नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे माइनस डिवाइड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई के आगे माइनस डिवाइड बाई 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रही, ठीक है। जल्दी से सेंटर बोलो, सेंटर के लिए क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -8, उसके आगे माइनस डिवाइड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 6, उसके आगे माइनस डिवाइड बाई 2। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा 4, -3। ये तो हो गया सेंटर। फटाफट आपको मेरे साथ चलना है। रेडियस बोलो, रूट ओवर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, -3 का स्क्वायर बोले तो 9, माइनस इसका सी कितना है, सी तो है ही नहीं सर, तो 0, बोले तो आंसर इज 5। राइट है, ऐसा है ना। या तो ऐसे करो या फिर कंपैरिजन मारो। कंपैरिजन करोगे तो 2g की वैल्यू -8 मिलेगी, g की वैल्यू -4 मिलेगी, तो सेंटर -g -f होता है, तो 4, -3 होगा। और रेडियस g का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यहाँ है ही नहीं, 0, तो आंसर 5 हो गया। तो याद रखना, सेंटर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे माइनस डिवाइड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई के आगे माइनस डिवाइड बाई 2। चलो आगे, खटाखट चलना है। हाँ हाँ भाई, आगे चले है ना। इस पहले के आगे चले, मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सी कितना बेटा 0। याद रखना, एक नोट अपने दिमाग में भर लीजिए, नोट 2, ठीक है। क्या कि when c is equal to 0 in equation of circle S, ठीक है, then circle will pass through origin always। कहने का मतलब ये कि जिनका सी नहीं होता ना, जिन इक्वेशन में सी होता ही नहीं है, बोले तो सी 0 होता है, वो गारंटेड ओरिजिन से गुजरने वाला होता है, वो गारंटेड ओरिजिन से गुजरने वाला सर्कल होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, एज इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन से सेटिस्फाई हो रहा है। अरे कोई पॉइंट अगर बाय द वे सर्कल पे होगा तो वो उससे सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर बाय द वे देखो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली 0 0 इस पे होगा, माने ओरिजिन से गुजरेगा तभी तो होगा ना। तो देखते ही दुनिया देखती बचा, अरे इसका C0 है, पक्का ओरिजिन से गुजरेगा, पक्का ओरिजिन से गुजरेगा। माने जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो वो 100% ओरिजिन से कहीं पास आउट हो रहा होगा, है ना। मैं मतलब ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली फॉर दिस, जैसे ये ओरिजिन से गुजर रहा है, गुजर रहा है ना, देखो ओरिजिन इस पे है, ऐसे है ना। चला गए नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये अपने आप में एक पॉइंट सर्कल हो तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। पॉइंट सर्कल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ये इसका फंडामेंटल है। तो अगर भाई तो मैं आपसे पूछूं कि जी, है ना, तो याद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, एक्स होता है प्लस में 2f, वाई होता है प्लस में c होता है ना। तो 2g बराबर 8 है ना, और 2f बराबर 6 है। तो इसका मतलब जी स्क्वायर बोले तो जी की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 का स्क्वायर, ये बोले तो 3 का स्क्वायर, और सी यहाँ पे कौन है, लैम्डा। अरे सी लैम्डा है ना, इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 25 राइट। और यही बात इन्होंने भी करी होगी, बिल्कुल वही कही है, तो लैम्डा की वैल्यू 25 आ गई। चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस याद रखना है फंडा क्या है, ठीक है। तो याद रखना फंडा इज पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल होने पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0। फिर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर दिस डायमीटर्स, डायमीटर्स, हाँ, क्यों डायमीटर की इक्वेशन नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। जैसे ये अपना सर्कल है, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, कुछ ध्यान दिया, डायमीटर दोनों कहाँ कटेंगे, कहाँ पे, कोई भी दो डायमीटर्स होते हैं वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट होंगे,
सोचो, ये जैसे पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, डायमीटर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। अब मैं तो कहता हूँ सारे डायमीटर कहाँ कटते हैं? हाँ, सेंटर पे। तो हमारे को 2 डायमीटर दिया ना, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायमीटर। कैसे? ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अरे सॉल्व करना तो आता होगा ना। हाँ, सॉल्व कर लिया, सेंटर आ गया। और मैंने क्या कहा था, सर्कल के क्वेश्चन के लिए 2 ही चीजें चाहिए, एक तो आप सेंटर ला दो, एक रेडियस ला दो। सही है, सेंटर तो मैं भर दूंगा, आर की तो जरूरत है, राइट है ना। अगर बाय द वे हमारे पास में ये सर्कल है तो ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? अब हम जानते हैं 2,1 पे काटेंगे। तो क्या चीज चाहिए? अब रेडियस चाहिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए 2 क्वेश्चन है भाई, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हमने एरिया दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ओ गुड, क्या बात है, आज तो आप चमक चमक के बोल रहे हो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल में हो जाएगा 154 डिवाइड बाई पाई, पाई बोले तो 7/27, 22। तो ये तो पूरी 7 बार ही कट गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। वैसे तो आप बोलोगे ±7, मैं आपको याद दिलाऊंगा, रेडियस है, पॉजिटिव रहेगी। तो रेडियस 7 आ गई ना, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर 2,1 है तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। रेडियस 7 है, x माइनस पहला कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, सेंटर के दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और इस में रेडियस का स्क्वायर। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस 24 पाई है। तो आपको तो पता ही होगा, सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस कितना दे रखा बेटा? 24 पाई। होता कितना है? 2 पाई आर। मिल जाएगा ना 24 पाई, पाई से पाई उड़ा दूं, 2 से ये हटाते आर की वैल्यू 12 आ गई। आर की वैल्यू 12 आती है, अपनी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? x-2 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। दैट्स इट। सही है। तो अब दोस्त, बहुत छोटी छोटी बातें, ये बात तो समझ में आएगी क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया 154 दे रखा था, होता कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई को उधर भेजा, 7/22, आर की वैल्यू 7 आ गई और इक्वेशन आ गई। ठीक है, सरकमफेरेंस पे आ गए। सरकमफेरेंस 24 पाई दे रखी थी, सरकमफेरेंस होती कितनी थी? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 24 पाई, आर की वैल्यू 12 आ गई और इक्वेशन आ गई। सही है, आगे बढ़ जाऊं अब तो, ठीक नहीं, 2 बार हो गया। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़िएगा। अब थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब मैं चीजों को बहुत अच्छे से, मेरा ज्यादा गलत समय दे चुका हूँ, कुछ चीजें हो गई होंगी ग्रुप। ठीक है, कुछ चीजें समय के साथ और हो जाएंगी, तो अपन टाइम वेस्ट करे बगैर थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है ना, वो साफ बोल रहा है फाइंड इमेज ऑफ द सर्कल। क्या इमेज ऑफ द सर्कल? कौन सा इमेज? अरे जो विच इज द, एक्चुअली में क्या है ना, आपको इमेज ऑफ द सर्कल बतानी है, विच इज इमेज ऑफ द सर्कल दिस। सर्कल भी बोल देता है, x² + y² - 6x - 8y = 0। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर 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 इसमें c 0 है ना। मैंने कहा हाँ, तो अरे सर आपने कहा था जिसका c 0 होता है ओरिजिन से गुजरता है। मैंने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हमको इस सर्कल की एक लाइन दे रखी है इन्होंने, 3x + 4y + 25 = 0, उसमें इमेज बतानी। तो सर्कल की इमेज तो सर्कल ही बनेगी ना सर। हाँ, अच्छा, और एक और बात बताओ, सर्कल की इमेज सर्कल बनेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन सर्कल की इमेज जब सर्कल बनेगी तो सेम सर्कल बनेगा, माने सेम साइज का सर्कल बनेगा, बढ़ के मिलेगा, सेम ही बनेगा ना, ऑब्वियसली। ऐसा, ये क्या सर? ये एक्चुअल में यूं समझ लो कि इसकी इमेज है सर, लेकिन ये 3,4 क्या है? अच्छा, आपको नहीं पता? जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे इसका सेंटर पूछूं, तो इस सर्कल का सेंटर पूछता हूं, तो आपको याद है एक्स का कोफिशिएंट कितना? -6, उसके आगे माइनस डिवाइड बाई 2। वाई का कोफिशिएंट -8, उसके आगे माइनस डिवाइड बाई 2। तो बोले तो कितना आ गया बेटा? 3,4। तो इसका मतलब ये कि ये कौन सा सर्कल है? ये गिवन सर्कल है। और ये क्या सर्कल है? ये इमेज सर्कल है। माने हमें इमेज सर्कल बताना है। कोई भी सर्कल हो, चाहे इमेज हो, ढीमका हो, कुछ भी हो, हर तरह के सर्कल के लिए 2 ही चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो सेंटर मिल जाए और एक रेडियस मिल जाए। अब क्योंकि इसकी रेडियस 5 है, सर ये कहां से आई? एग्जैक्टली, आपने पूछा आर, तो मैंने क्या बताया था, जो आपका सेंटर आ जाए ना उसी का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर माइनस c, तो 0 बताया था, तो 5 आ गई। यस, तो इसकी रेडियस कितनी आई बेटा? 5। तो इमेज सर्कल की रेडियस भी कितनी होगी? 5। माने इमेज सर्कल बस एक ही चीज की जरूरत है, क्या? क्या 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 क्या, क्या? सेंटर की। ओके, सेंटर कैसा है? देखो, जब आपने सर्कल की इमेज, एक सर्कल पा ली, तो सेंटर की इमेज भी उतनी ही दूरी पे मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और कैसे मिलेगी? इस लाइन के अंदर इमेज बना के। सॉरी, ये कैसे लाएंगे? हाँ, मैंने आपको सिखाया था,
पॉइंट की लाइन में इमेज बनाना सिखाया था सर, भूल गए। हाँ, तो एक काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। x माइनस थ्री अपॉन y माइनस फोर अपॉन इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिख लो बेटा। लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 25 अपॉन, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये 3 और 4 नहीं, ये वाले 3 और 4 नहीं, ये वाले 3 और 4, हाँ, यहाँ 3 यहाँ 4 और फिर इन्हीं का स्क्वायर आया। अच्छा, फिर अंदर भी कौन से, यही वाले 3 और 4, ये है ना, कौन से वाले 3 और 4, ये वाले 3 और 4, ये 3 और 4, 3 और 4। सर बड़ा गंदा काम है, ये याद रखना पड़ता है कौन सा वाला। हाँ, लाइन के टाइम पे लाइन कॉपी कर लो, पॉइंट के टाइम पे पॉइंट उठा कर, पॉइंट हमेशा ऊपर आते हैं, पॉइंट हमेशा न्यूमरेटर हमेशा पॉइंट जाएंगे, डिनोमिनेटर हमेशा कोफिशिएंट जाएंगे। प्रैक्टिस। ओके, देखो ये क्या बन गया, x माइनस थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई फोर, और आपको पता है ये बन गया 50, 50 कट के दे गया 2, बोले तो माइनस 4। जिस दिन आप माइनस 4 इससे मिलाएंगे, x माइनस तीन बराबर माइनस का 12 आएगा, x की वैल्यू माइनस 9 आएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 16 आएगा, y की वैल्यू माइनस का 12 आएगी। ठीक है, तो पॉइंट हमारा कितना आगे बेटा, माइनस 9 कोमा माइनस 12, बदले तो ये माइनस 9 कोमा माइनस 12 है। फिर क्या क्वेश्चन हो गया, कैसे, सर्कल के लिए दो ही तो चीजें चाहिए थी, एक तो सेंटर, सेंटर आ गया, ये बन जाएगा एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 5 है। थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गया। अब ये तो क्या है, मेरे को आपको पता ही है, मैंने तो आपको समझाया है, लेकिन क्योंकि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी शुरू शुरू में, इसलिए मैंने थोड़ा निश्चय किया कि मैं दो दो बार चीज रख लूंगा, तो इससे मेरे को भी फायदा होगा, आपको भी। देखिए, फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वी नीड सेंटर इन द रेडियस, ठीक है। रेडियस जो होगी वो सेम होगी ओरिजिनल सर्कल की जितनी, और वो कितनी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से 5 आ गई। सही है, तो हमारे पास में इमेज सर्कल की रेडियस आ गई। दूसरा, सेंटर जो होगी वो क्या होगा, इमेज ऑफ सर्कल, इमेज ऑफ सेंटर होगा किसमें, लाइन में। ठीक है, फार्मूला लगाया, x माइनस थ्री, एक्स माइनस पॉइंट, वाई माइनस पॉइंट, माइनस में 2 लिखा, लाइन की क्वेश्चन लिखी, उसमें पॉइंट भर, ऊपर ऊपर पॉइंट, नीचे नीचे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 3 और 4 है, इसलिए 3 का स्क्वायर, कटने के बाद में माइनस 4 इसके साथ और माइनस 4 इसके साथ मिलाया, सेंटर आ गया। सेंटर के आते ही क्या करना था बेटा, है ना, फिर इक्वेशन लिख देनी थी, x माइनस सेंटर का स्क्वायर, y माइनस सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 5 थी, तो हमारे पास में ये बन गया, सिंपल है। उम्मीद है धीरे से ही बात पकड़ में आई होगी। अगले पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। ओके, खास बात, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, देखो ना x और y का अरेंजमेंट। तो अगर भाई तो ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक बात पकड़ में आएगी कि जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और हमारा सर्कल जो है ना वो कुछ ऐसा है, एक बार के लिए अपना सर्कल कुछ ऐसा मान लेते हैं, राइट है। तो ये दोनों लाइनें उसे टच कर रही हैं क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, बट ऑब्वियसली कि जो सेंटर जो होगा वो जिस डायमीटर से पास आउट होगा, वो डायमीटर बिल्कुल इनसे बराबर दूरी पर होगा, और एक तरह से बीच में होगा, कहीं होगा ना। हाँ, अच्छा, और सेंटर, ये इसने एक और बात बोली है कि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, ये लाइन कोई तीसरी लाइन है, ठीक है। इसे अपन कुछ ऐसे कुछ आड़ी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी थी, 4x प्लस 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये वाली लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0। और सर्कल जो है वो इन दो को तो टच कर रहा है, और तीसरी लाइन इसका डायमीटर है। हालांकि ये लाइन, ध्यान है ना आपको, ये लाइन इन दोनों के बीच में है, कितनी बराबर दूरी पर है। अच्छा, क्योंकि इनके बराबर बीच में है, तो ये बात भी समझ में आ रही होगी ना कि ये लाइन क्योंकि इनके पैरेलल है, भाई तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी ना, तो एक तरह से इतना तो पक्का हो गया सर, ये 4x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0 होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तीनों पैरेलल है तो पैरेलल का अरेंजमेंट तो सेम रहता है। अब के कहां से लाएंगे, के एक्चुअल में इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जिसे आप ये कह रहे हैं ना, ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ चीजों को, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इसे पॉजिटिव करते हैं तो x पॉजिटिव y नेगेटिव आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता है, ठीक है। जब आप इसे पॉजिटिव करते हैं तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाता है ना। तो ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता है। तो एक्चुअल में तो डायग्राम इन दो लाइनों के बीच का है, और क्योंकि हमारी तीसरी लाइन इन दोनों के जस्ट मिड में है, ये बात आप में से कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बड़ी अच्छी लगेगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ,
ठीक है, वो इन दोनों के जस्ट बीच में है, तो ये अपने आप में है ना, ये एक्चुअल में प्लस का 30 है, ध्यान से देखो, और ये एक्चुअल में माइनस का 10 था, माइनस का 10 था, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो होगा इन दोनों के बीच का होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन है, और तीसरी लाइन जो होगी सेंटर वाली मिड लाइन, वो एक्चुअल में माइनस का 30 प्लस का 10/2, माइनस का 30 प्लस का 10/2, माइनस का 30 प्लस का 10/2 मिड लाइन होगी ना। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई इस तीसरी लाइन की, ये जो ग्रीन लाइन है इसकी, अब इसकी इक्वेशन आ गई और इसकी इक्वेशन आ गई, दोनों ही डायमीटर, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे सेंटर दे गया ना। तो मैं इन दोनों को अगर बाई द देखा जाए तो इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, y की जगह 2x ही तो रखना है, और सॉल्व करती है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, सेंटर आ गया। तो सर सेंटर आने से थोड़ी ना कुछ होता है, रेडियस तो लाओ। मैंने कहा रेडियस भी लाता हूँ, देख एक बात तो पक्की हो गई, क्या इतनी दूर तक तो बात इतनी तो पकड़ में आ गई कि इन दोनों को सॉल्व करना आ गया। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का गैप हमारा डायमीटर है। हाँ, अगर इनके बीच का गैप हमारा डायमीटर है, तो बिल्कुल जो विचार कर सकते हैं वो जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस माइनस कांस्टेंट, बोले तो 10 माइनस माइनस 30 बोल के तो प्लस का 30/2 होगा, बोले तो 20 होगा। कौन डायमीटर, बोले तो 2r, इसका मतलब r की वैल्यू 10 होगी, r ही तो चाहिए था, सेंटर तो आए पड़ा है। तो यही बात हम लोगों ने करी, डायमीटर इज इक्वल टू में दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, और ये अपने आप में कितना हो गया है ना, 40/5, ओ 40 बाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ध्यान नहीं दिया, ए स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, बोले तो 5, सही है। तो कहने मतलब ये अपने आप में 40/5, 8 से आर की वैल्यू 4 आ गई, और अपने को क्या करना, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। लास्ट में जाते समय पे मैं भी थोड़ी सी जल्दी में हूँ, इसमें यहाँ तो गड़बड़ हो ही गई थी। क्या ये तो पता है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल में c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वजह से 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोले तो 25 का 5, और ऊपर 40 की वजह से 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो बराबर है। तो ओवरऑल 2r अगर 8 है तो r की वैल्यू 4 होगी, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, बोले तो 16, ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बस एक मुश्किल से 30 सेकंड का फाइंड अप, फाइंड द नंबर ऑफ द सर्कल जो कि टच करते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस को और लाइन को। ये लाइन में ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस का और ये प्लस का होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी ये लाइन, सही है। तो अगर बाय द वे हम इसे देखते हैं तो ये लाइन कुछ ऐसी है, तो एक ऐसा सर्कल जो तीनों को टच करे, किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को और लाइन को। तो एक तो सर्कल ये रहा। इतने में एक बच्चे ने आवाज लगाई, सर ये सर्कल ऐसा भी तो होता है जो तीनों को टच करे सर, लाइन को और इसको। मैंने कहा बिल्कुल। और सर एक बच्चे ने आवाज लगाई, सर इस साइड पे भी सोच सकते थे अपन सर्कल है ऐसा। हाँ, और इवन एक सर्कल ऐसा भी सोचा जा सकता था जिसने लाइन को और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच किया, और मेरी खूबसूरत राइटिंग से ज्यादा अनुभव पे ये है। देखो, लाइन की वजह से हमने डिवाइड बाई 12 करा, x/4 y/3 इक्वल टू 1 आया, और हमारे को ये पॉइंट 4,0 और 0,3 मिल गए, 4,0 0,3 मिल गए, सही है। फिर हमने अपने सर्कल बनाए, 1 2 3 4। तो कितने सर्कल होते हैं जो किसी भी लाइन को या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉम्बिनेशन को टच करते हैं, 4। और फिर हमें चारों की इक्वेशन बतानी है, जिस पे बात करेंगे बाद में। अब बस सिर्फ जाने का समय, और जाते जाते वही संदेश, खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें भी, लेकिन माता पिता को खूब सम्मान करें, माता पिता से खूब सम्मान पाए आप। और भाई बहनों से प्यार, नोक वगैरह सब चलता रहता है। जय